गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। क्या ये बात सही है? जो चीज हम खुशी से सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते, राइट? इसलिए हमेशा पढ़ते समय कीप स्माइल, खुशी से सीखो। ये मत सोचो कि बोझ है, ये सोचो कि एक आगे आने वाली खुशी है। मतलब लोग कहेंगे डॉक्टर साहब, साहब लगाएंगे, भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, और भगवान बनने जा रहे हो भाई। भगवान बनने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, राइट? पढ़ रहे थे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है वायुमंडल की हवा अंदर लाना और फेफड़े की हवा बाहर ले जाना। एटमॉस्फेरिक एयर कम्स इन एंड लंग्स एयर कम्स आउट, राइट? फिर हमने आपको बताया था इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। कल हमने इस फिगर पे डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो तो जो सांस हम लेंगे वो आ जाएगी हमारे एल्विलाई में। एल्विलाई हमारे लंग्स की सबसे छोटी यूनिट है, जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। अब ये जो यूनिट होती है इसी में सारा गैसेस एक्सचेंज होता है। आप देखो, जो सांस हम लोग ले रहे हैं वो आ रही है हमारे एल्विलाई में, और जो सांस छोड़ रहे हैं वो भी यहीं से बाहर जा रही है। क्लियर है ना? अच्छा, जो गैस यहाँ पे आई थी वो गैस यहाँ पर एक्सचेंज होके आ गई। बताओ यहाँ पे कौन सी गैस ज्यादा है? O2। O2 एल्विलाई में ज्यादा होती है, तो बताओ O2 निकल के कहा चली गई? यहाँ ब्लड में, ब्लड में चली गई। तो ब्लड पहले कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड, अब कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड धीरे धीरे ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। उसका एक कारण और भी है, सिर्फ ऑक्सीजन का आना ही नहीं बल्कि CO2 का चले जाना। ऑक्सीजन का आना और CO2 का चले जाना। अब देखो, फाइनली ये ऑक्सीजन जब इधर आ जाएगी तो यहाँ कहा जाएगी? हार्ट में जाएगी। हार्ट इसे पंप कर देगा कहां पे? टिश्यू में। टिश्यू में फिर से गैसेस एक्सचेंज होगा। जब गैसेस एक्सचेंज होगा तो यहां से O2 ले लिया जाएगा, CO2 निकाल दिया जाएगा। अब ये CO2 रिच ब्लड यहाँ पे आ गया। अब इस ब्लड को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहां जाएगा? हार्ट इसे फिर से पंप करके कहां भेज देगा? इस तरह ये साइकिल लगातार चलती रहती है। बोले क्लियर है? एक बार फिर से क्लियर करो। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो आ गई कहां पे? एल्विलाई में। एल्विलाई से कहां आ गई? ब्लड में आ गई। ब्लड से कहां पहुंच गई? हार्ट ने इस ब्लड को पंप कर दिया कहां पे? टिश्यू में पंप कर दिया। टिश्यू में फिर से गैसेस एक्सचेंज हुआ, जिसमें O2 ले लिया गया, CO2 वापस दे दिया गया। अब ब्लड O2 रिच था, अब कैसा हो गया? O2 रिच ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसका कलर लाल कलर का दिखाई पड़ता है ना? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो CO2 रिच होता है, जिसका रंग लगभग बैगनी या नीला होता है। बैगनी या नीला, कुछ बुक कहती है बैगनी, कुछ कहती है नीला। अरे नीले को बहुत डार्क कर दो तो कैसा दिखाई पड़ेगा? बैगनी यानी वायलेट। अच्छा, ये जो ब्लड है वापस जा रहा है हार्ट में, हार्ट ने उसे वापस भेज दिया यहाँ पर। इस तरह से ऑक्सीजन देखो लगातार आती जा रही है और CO2 लगातार जाते जा रहा है। कंफर्म है? अच्छा, O2 सबसे ज्यादा कहां पे है? यहाँ पे। और CO2 सबसे ज्यादा कहां पे है? ये बात क्लियर है अपने को? O2 किस जगह ज्यादा मिलेगा और CO2 सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? टिश्यू में। इतनी बात याद है ना? बस यहीं से टॉपिक पिकअप करते हैं, यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आओ, हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक फिगर फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये है एल्विलाई, है ना? एल्विलाई, ये है एल्विलाई, ठीक है? इधर बना लेते हैं टिश्यू।
ये रही उसका न्यूक्लियस, इधर लिख देते हैं टिश्यू यानी ऊतक, इधर है आपकी एल्विलाई यानी वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठ। यहां पर इतना कंफर्म है कि यहां PO2 क्या है, हाई या लो, और PCO2 लो है, कंफर्म है। यहां पर भी ये कंफर्म है कि इस जगह पर क्या हाई है, यहां पर कंफर्म है कि PCO2 कैसा है, हाई है, कंफर्म है, अभी आपने बोला। और PCO2 यहां पे लो है, सॉरी PCO2 हाई होगा, PO2 लो होगा, PCO2 हाई है और PO2 लो, तो PCO2 इज हाई और PO2 इज लो। अपोजिट सिचुएशन है कि सेम सिचुएशन है, देख के बताइए। अपोजिट सिचुएशन है कि सेम। यहां पे कौन सी गैस ज्यादा है, O2, यहां कौन सी गैस कम है, ज्यादा। यहां देखिए, जो गैस वहां कम थी वो यहां पे, और जो गैस वहां ज्यादा थी वो यहां पे। हम सीधे सीधे एक बात कह सकते हैं कि एल्विलाई इज O2 रिच और टिश्यू इज CO2 रिच। दो जगह है, एक O2 रिच जगह है जिसका नाम है एल्विलाई, और एक CO2 रिच जगह है जिसका नाम है टिश्यू। कंफर्म है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनके बीच में कल बताया था ब्लड वेसल्स होती है नहीं होती है, बोलो, कनेक्शन होता है कि नहीं। ये क्या आर्टरी की वेन, आर्टरी की वेन है, दिस इज आर्टरी, दिस इज आर्टरी, आर्टरी यानी धमनी, दिस इज वेन, वेन यानी सिरा, ठीक है। आर्टरी ब्लड इधर लेके जा रही है, वेन ब्लड इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। आर्टरी ब्लड किधर से किधर लेके जा रही है, एल्विलाई से टिश्यू लेके जा रही थी कि नहीं जा रही थी। अच्छा, वेन वही ब्लड वापस लेके आ रही है कहां पे, इतनी बात क्लियर है सबको। अब देखो, जब ये इधर से इधर ब्लड जाएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ O2 ज्यादा है कि कम। तो याद करो, कल कल गैसेस एक्सचेंज पड़ा था, ये गैस लीक करके कहां चली जाएगी, ब्लड में। एल्विलाई की गैस लीक करके कहां चली जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से ऐसे होते हुए तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए टिश्यू तक पहुंच जाएगी और फिर अंदर घुस जाएगी। याद करो, कल हमने केवल इतना पॉइंट पढ़ा था, यहां से यहां गैस का आना और यहां से यहां गैस का निकल जाना। दो तरह के एक्सचेंज हुए थे, प्राइमरी और, तो प्राइमरी गैस एक्सचेंज किसके किसके बीच हुआ था, एल्विलाई और ब्लड। सेकेंडरी गैसेस एक्सचेंज किसके किसके, ब्लड और टिश्यू। कल की बात भी रिपीट हो गई, कल की बातें भी क्लियर हैं, आज की बात दिख भी रही है, कंफर्म, आज की बात दिख भी रही है। तो इधर से इधर किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जरा देख के बताओ भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, वेरी गुड। और इधर से इधर किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 दो तरीके से होता है, 97% 97% in the form of oxyhemoglobin, oxyhemoglobin, और 3% dissolve stage in plasma, dissolve stage in plasma। या रुक जाइए, इसको हम अभी यहां लिखेंगे तो पूरा जगह भर जाएगी और अभी क्लियर समझ में आएगा। ये दो तरीके से होता है, बस ये लिख देते हैं, दो तरीके से होता है।
जबकि ये जो है ना, ये 3 तरीके से होता है। ठीक है ना? कुछ चीजें आप जो नहीं जानते वो भी मैं बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ PO2 हाई है और PCO2 लो है। यहां पर 2 और फैक्टर हैं जो आपको दिख नहीं रहे पर वो है। क्या है पहला फैक्टर? पहले तो देखो PO2 मेन फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर। उसके बाद सेकेंडरी फैक्टर PCO2। गांठ बांध लो, अगर कहीं CO2 कम है तो H प्लस आयन भी कम होगा। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। कहीं पे अगर CO2 कम है तो H प्लस आयन भी कम है। कहीं पे CO2 ज्यादा है तो H प्लस आयन भी, तो बताओ CO2 कम तो H प्लस आयन भी कम। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब बाहर से हवा अंदर आ रही है तो यहां का टेम्परेचर और यहां के टेम्परेचर की तुलना कर रहे हैं। बताओ कहां पे हीट जनरेट होगी? जहां ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा यहां निकल रही है, वहां निकल रही है, यहां वहां कहां? हाँ टिश्यू है ना? तो इसका मतलब ऊर्जा कहां निकल रही है, एल्विलाई में या टिश्यू में? तो टिश्यू में ऊर्जा निकल रही है। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा बनाने की। यहां पे एनर्जी निकल रही है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां से एनर्जी निकल रही है। नहीं ऐसे बना दें और यहां लिख दे ATP। बताओ यहां एनर्जी निकल रही है तो यहां का टेम्परेचर इसकी तुलना से ज्यादा होगा, वहां का टेम्परेचर इसकी तुलना से, मैं जहां का पूछ रहा हूं वहां का बता नहीं रहे हो, वहां का टेम्परेचर इसकी तुलना से, अब यहां का टेम्परेचर उसकी तुलना से, तो क्या क्या लिखें? टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर भी कैसा है? लेस है। मतलब समझे? PO2 कैसा है? मेन फैक्टर है। PO2 मेन फैक्टर है जो कि हाई है। बाकी के फैक्टर मेन नहीं है, वो कैसे हैं? लो, लेस या लो है, लेस या लो है। ठीक है, 4 फैक्टर है यहाँ पे। अब सबको याद हो गया? बताओ एक फैक्टर हाई है, बाकी सारे फैक्टर लो है। कौन सा फैक्टर लो है? CO2। अच्छा CO2 कम तो H प्लस आयन भी कम। अच्छा टेम्परेचर क्यों कम है? क्योंकि ताजी ताजी, सुन लो, ताजी हवाएं आ रही है और गरम गरम हवाएं जा रही है। आप देखो सांस छोड़ रहा हूं, गरम निकल रही है। सांस छोड़ने पे गरम निकल रही है, फूंक के देखो गरम निकल रही है कि नहीं निकल रही है? आपके एनवायरमेंट की टेम्परेचर तुलना में आपकी सांस गर्म है तो गर्म हवा निकल जा रही है और ठंडी हवाएं आ रही है ना? तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ कम है, कुछ कम है, वहां की तुलना से कम है, कुछ कम है। और यहाँ का वहां से कुछ ज्यादा है, 1-2 डिग्री। 1-2 डिग्री फॉरेनहाइट में ज्यादा होता है, सेल्सियस में नहीं बोल रहा हूँ, फॉरेनहाइट बोला मैंने। 1-2 डिग्री फॉरेनहाइट में चेंज है। कंफर्म? यहाँ का टेम्परेचर है लेस, यहाँ का टेम्परेचर है मोर। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी 2 फैक्टर लिख लो, उसका उल्टा है ना यहाँ। बताओ जल्दी बोलो, H प्लस आयन हाई। बिल्कुल सही सर। अगर CO2 ज्यादा तो H प्लस आयन, अभी अभी बात बताई थी ना? अच्छा और बताओ टेम्परेचर हाई क्यों हाई है सर? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल रही है और एनर्जी जहां निकलेगी वहां का टेम्परेचर हाई होगा। कंफर्म है ना? कंफर्म है ना? अब आप सारे फैक्टर से परिचित हो गए। यहाँ की सिचुएशन यू नो वेरी वेल, वहां की सिचुएशन यू नो वेरी वेल, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। अब एक जगह पर बिल्कुल क्लियर कर लो, यहाँ पे CO2 ज्यादा, बाकी चीजें कम। O2 ज्यादा, बाकी चीजें कम। यहाँ पे CO2 ज्यादा, नहीं यहाँ पे O2 कम, उल्टा करो, O2 कम बाकी चीजें ज्यादा। उल्टा बोलना, उल्टा फिर से सुनो, यहाँ PO2 बाकी फैक्टर, यहाँ पे O2 को ही पकड़ो, O2 कम तो बाकी चीजें, हाँ इतनी बात पकड़ ली ना आपने? O2 ज्यादा बाकी चीजें कम, यहाँ O2 कम बाकी चीजें ज्यादा। बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पर? अब यहाँ पे लिख रहे हैं O2 का ट्रांसपोर्ट 2 तरीकों से होता है। ये की बना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं O2 का ट्रांसपोर्ट कितने तरीकों से होता है, तो तरीके भी तो बता दें। इधर लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के लिए 2 बातें और इधर लिखेंगे
पहले लिख देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 दो तरीकों से होता है। पहले बताओ क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कहां से कहां हो रहा है? एल्विलाई से, तो मैं लिख दूं जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां लिख दूं, एल्विलाई टू टिश्यू। अच्छा, कितने तरीके से होता है? दो। पहला तरीका है 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और दूसरा तरीका है कितना परसेंट? 3%, 3% एज डिसॉल्व स्टेज, एज डिसॉल्व स्टेज बाई प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा में पानी है, पानी में तो ऑक्सीजन घुलनशील है, इसलिए 3% ऐसे जाएगी, 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में जाएगी। आइए O2 को देख लेते हैं, O2 को देख लेते हैं। O2 का जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 किधर से किधर होगा? फ्रॉम टिश्यू टू एल्विलाई, फ्रॉम टिश्यू टू एल्विलाई। देख के बताओ, देख के, टिश्यू से एल्विलाई। और O2 का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यू। और ये कितने तरीकों से होता था? 3। तो 3 तरीके यहां लिखने पड़ेंगे, 1 2 3। पहला तरीका है क्या? पहला तरीका है 20 से 25% एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अच्छा, दूसरा करीब 70% एज बाई कार्बोनेट आयन। और तीसरा तरीका है 7% एज डिसॉल्व स्टेज, डिसॉल्व स्टेज बाई प्लाज्मा। आप बताओ, अच्छा O2 ज्यादा घुलनशील है कि CO2? कल बताया था CO2 की सॉल्युबिलिटी O2 की तुलना से 20 से 25 गुना ज्यादा है। तो देख लो, ये 3% जा रहा है और ये 60% जा रहा है ना? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी O2 की सॉल्युबिलिटी से 20 से 25 गुना ज्यादा थी। क्लियर है? इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई? ये सिचुएशन समझ में आ गई? ये सिचुएशन जस्ट उसकी उल्टी है। यहां पे ये आर्टरी ब्लड इधर लेके जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इधर होगा। तरीके दो है, तरीके बता दिए, दिशा भी बता दी। यहां देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 3 तरीकों से होता है, मैंने इसकी डायरेक्शन भी बता दी और तरीके भी बता दिए। तो 2 3 4 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़े। 3 4 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कितने तरीकों से होता है और किधर से किधर होता है? पहले देख के बताओ। एरो देखो, एरो एरो देखो, फ्रॉम एल्विलाई टू। अच्छा, ये कौन सी, जो ये कौन सा एरिया है? एल्विलाई का। और ये कौन सा एरिया है? टिश्यू का। तो बताओ किधर से किधर जा रहा है? एल्विलाई टू टिश्यू। कितने तरीकों से जा रहा है? दो। 97% हीमोग्लोबिन, 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बंध के जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन से बंध के जाएगी तो उसका नाम पड़ जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और करीब 3% पानी में घुलनशील है। तो प्लाज्मा में पानी है, प्लाज्मा में 92% तक पानी है। प्लाज्मा में कितना पानी है?
92% तक पानी है तो उसी पानी में घुलनशील अवस्था में चली जाएगी, यानी एज डिजोल्व स्टेज बाई प्लाज्मा। यहां पे आ जाओ, यहां पे 20 से 25% हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। यहां पे जब हीमोग्लोबिन लेके जा रहा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहां जब हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अभी डिटेल में बताएंगे, डिटेल में, अभी तो सिर्फ बताया है तरीका। फिर बताया 70% बाई कार्बन आयन के फॉर्म में जाएगा और 7% जाएगा प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में। समझ आ गई? जल्दी से बनाइए, बहुत छोटा सा फिगर है और बहुत कम शब्द लिखे हुए उसमें। नाइन्टी 7% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 3% प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में। यहां सुनिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 तीन तरीकों से होता है, 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन द्वारा, 70% बाई कार्बन आयन द्वारा और करीब 7% प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में जाएगा। और O2 ज्यादा सोल्यूबल है कि CO2 ज्यादा सोल्यूबल है? तो CO2 देखो 7% जा रहा है, जबकि यह आपका 3% तक जा रहा है, राइट? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, CARBA, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बन से बना है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। नाइन्टी 7% ऑक्सीजन बाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 3% प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में। और इसी तरीके से जो CO2 था वो तीन तरीके से, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, बाई कार्बन आयन और 7% प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया? बढ़े आगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। सबसे पहली हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और वो भी ए डाल लेंगे क्योंकि दो पार्ट है ना इसमें, ए और बी। ए मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और बी मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 यानी O2 का परिवहन, जैसा कि अभी क्लियर करा है, ये दो तरीकों से होता है, ठीक है ना? दो तरीकों से होता है। पहला तरीका क्या बताया था? पहला तरीका था 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं, नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं रिकॉल कर रहा हूं। और 3% प्लाज्मा में
घुलनशील अवस्था में, सही है। डिजोल्व मतलब घुलनशील अवस्था में जाता है। देखो अब ये घुलनशील है तो इसमें मैं क्या बता दूंगा, कोई चीज घुलनशील है तो घुलनशील है, इसमें बताने लायक बस इतना ही है, इसलिए एनसीईआरटी ने इस पे कोई डिस्कस नहीं किया है। प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या है, वाटर। प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या है, वाटर। और आप जानते हो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मैं लिख देता हूं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पानी में घुलनशील है। घुलनशील मतलब डिजोल्व। इसलिए O2 आसानी से, O2 इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इसलिए O2 इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। यानी प्लाज्मा हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। We know very well that O2 is dissolved in the water, so it is easily transported from the alveoli to the tissue. या तो ये लिख लो या तो लिखो easily transported, काम खत्म। इसमें कुछ नहीं था, खत्म हो गया। इसमें कुछ नहीं था, खत्म हो गया। ये डिटेल में है, ये डिटेल में है ऑक्सीमोग्लोबिन, ये है डिटेल में, इसकी डिटेल है, ठीक है ना। अब इसकी डिटेल समझने के लिए आपको ये वाले फिगर को फोकस करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। इतना नोट कर लिया आपने। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। प्लाज्मा में पानी था, पानी में ऑक्सीजन घुलनशील है, हम सब जानते हैं। इसलिए तो मछलियां जो होती हैं पानी में रहती हैं, पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का ही उपयोग करती हैं, गिल्स द्वारा ऑक्सीजन ले लेती हैं और CO2 को पानी में छोड़ देती हैं। सर फिर पानी में CO2 की, O2 की कमी क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि पानी में एल्गी भी है, एल्गी, शैवाल है, शैवाल। शैवाल क्या है, पौधे हैं, हरे पौधे हैं। हरे पौधे क्या करते हैं, CO2 को ले लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ देते हैं। तो किसका काम चला, मछली का कि एल्गी का कि दोनों का, दोनों का काम चला, राइट। और पृथ्वी पर भी ऐसा ही होता है, मतलब लैंड पर भी ऐसा ही होता है। पेड़ पौधे हैं, हम लोग O2 लेते हैं, जो पेड़ पौधे O2 छोड़ते हैं हम वो ले लेते हैं, और जो हम CO2 छोड़ते हैं पेड़ पौधे उसे लेकर के O2 में बदल देते हैं। बोलो क्लियर, किसका काम चला, जमीन वालों का कि पानी वालों का कि सबका, सबका काम चला, राइट। इसकी डिटेल चलते हैं। डिटेल चलने से पहले जरा एनसीईआरटी की कुछ बातों पे नजर डाल दें। नजर लगाना नहीं है, नजर डालना है। क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। क्या ये बात अपने फिगर से क्लियर हुई है, क्या ये बात फिगर से क्लियर हो गई है कि सारा ट्रांसपोर्टेशन ब्लड द्वारा ही होगा, यानी आर्टरी और वेन में उपस्थित खून द्वारा, सही है ना। फिर क्या बोला, 97% O2 कैसे जाएगा, आरबीसी द्वारा। इन्होंने लिखा आरबीसी, मैंने बताया सीधे सीधे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगा, क्योंकि आरबीसी अभी डिटेल में चल रहा है ना। आरबीसी में एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, आरबीसी के मॉलिक्यूल का नाम हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बांध के ले जाता है, ऐसा बचपन से पढ़ा है हमने, ठीक है ना। तो यानी वो लेके जाएगा, तो आरबीसी लिख दिया तो गलत नहीं लिखा है, लेकिन हम एक्जैक्टली बताएं हीमोग्लोबिन लेके जाएगा, राइट। अच्छा, रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन इज कैरिड इन डिसॉल्व स्टेज थ्रू द प्लाज्मा। तो ये दो तरीके हो गए, जबकि देखो
CO2 की बात कर रहा है, 20 से 25% CO2 कैसे जाएगा? आरबीसी द्वारा, लेकिन मैंने उसका नाम बताया था, नाम था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यहां था ऑक्सी हीमोग्लोबिन और यहां कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अभी डिटेल में बात करेंगे। 70% जाएगा बाई कार्बन आयन HCO3 माइनस। अच्छा, करीब 7% CO2 जाएगा डिजोल्व स्टेज थ्रू प्लाज्मा। बिल्कुल क्लियर है एनसीईआरटी। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किस विधि से होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। डिजोल्व स्टेज से तो केवल 3% था, उसमें कुछ नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ बातें बता रहा है, कह रहा है ये लाल कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ये भी मैं अभी बताऊंगा, इसमें आयरन +2 स्टेज में होता है, यानी फेरस की फेरिक, फेरस अगर +2 हो तो फेरस और 3 है तो फेरिक, यही पढ़ा होगा ना। तो फेरस फॉर्म में होता है। पिगमेंट रिप्रेजेंट द आरबीसी, बोलते हैं ये कहां होता है पिगमेंट? आरबीसी में। कैसा होता है? रेड कलर का। क्या, कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन। आयरन कहते नहीं अरे यार आयरन की कमी है, खुद एक काम करो, खून नहीं बन रहा है, आयरन वाली चीजें लो, जैसे पालक, जैसे हरी सब्जियां, है ना, उसमें बहुत सारा आयरन होता है, ठीक है। फिर आगे देखो, O2 कैन बाइंड द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। O2 ही जब बंध जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये डिटेल में चल रहे हैं। नेक्स्ट पेज, डिटेल में चल रहे हैं। अब हम लोग डिटेल वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, यानी कौन सा पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं? 97%। देखो, हमारे आरबीसी की बात हम करते हैं। हमारा आरबीसी सामने से देखने में तो ऐसा गोल है। हमारा आरबीसी सामने से कैसा है? गोल। ऐसा मत बनाओ, जैसा दिखता है रियली वैसा बनाना चाहिए। ये लो, ऐसा है। आरबीसी सामने से गोल है, ठीक है। आरबीसी होता है राउंडेड और होता है बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव का मतलब होता है जब इसको ऐसे घुमाएंगे, जैसे सिक्का है, सिक्का जब जब कॉइन सामने से देखते हैं तो गोल दिखाई पड़ता है, पर ऐसे कर दें तो फ्लैट। फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। हम इसको अगर ऐसे से ऐसे करें तो ये फ्लैट नहीं होगा, बल्कि इधर से भी धसा होगा, उधर से भी दबा होगा। यानी अगर इसको घुमा दें तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो देखो, ऐसे देखने पे राउंडेड है और ऐसे साइड से देखने पे बाई कॉनकेव। ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, यहां नहीं, सेल वाले चैप्टर में दिया हुआ है, राइट। और आरबीसी जो होता है, इसके अंदर पाया जाता है एक रेड कलर का पिगमेंट। इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूं, ये ऐसे दिखता है, एक रेड कलर्ड पिगमेंट, रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। बोलो, क्या कहते हैं? जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन जो होता है, याद करो, इसमें 2 अल्फा चेन थी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्वाटरनरी प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन थी? क्वाटरनरी प्रोटीन। ये प्रोटीन की बनी होती है। और जिनको प्रोटीन नहीं पता कि कितने प्रकार की होती है, तो मोटा मोटा जान लो, सीधे सीधे है तो प्राइमरी, ऐसे ऐसे हो गई, या ऐसे हो गई तो सेकेंडरी, और अगर ऐसे ऊन का गोला बन गया तो टर्सरी। जब एक से ज्यादा गोले अरेंज हो जाए तो क्वाटरनरी। तो किस तरह की प्रोटीन है? सीधी वाली, ऐसे ऐसे घुमाने घूमने वाली, ऐसे ऐसे वाली? नहीं। तो कैसी? ऊन के गोले वाली? नहीं, एक से ज्यादा ऊन के गोले वाली। एक से ज्यादा ऊन के गोले जब जुड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। तो यानी इसमें कई चेन है, इसमें कई चेन है, और इसमें 2 पार्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहले रुक जाओ, पहले पार्ट बता दें तब प्रोटीन बताएं। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि नाम में छुपा हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो नाम में छुपा हुआ है, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। हीम जो है वो पिगमेंटेड पार्ट है, ये पिगमेंटेड पार्ट है।
कैसा पार्ट है? ये पिगमेंटेड पार्ट है। और इसमें जो होता है ना, आयरन प्रेजेंट होता है Fe+2 के फॉर्म में। कौन सा? फेरस की फेरिक? फेरस, फेरस फॉर्म, FeRROUS, फेरस फॉर्म में होता है। ठीक है ना, क्लियर? और ये होता है करीब 5%, केवल 5% होता है, ये होता है 5%। ये कितना होता है? लगभग 95%। यानी ज्यादा भाग क्या होता है? ग्लोबिन। ग्लोबिन कुछ और नहीं है, ये प्रोटीन है। अभी 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 बताया था कौन सी प्रोटीन है? क्वाटरनरी। तो मैं लिख देता हूं क्वाटरनरी प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है? क्वाटरनरी प्रोटीन है। अगर क्वाटरनरी प्रोटीन है तो एक से ज्यादा चेन पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी? एक से ज्यादा चेन पाई जाएंगी। तो देखो, इसमें 4 चेन पाई जाती है, 4 चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये तो हमने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या क्या जानकारी मिल गई? हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? आरबीसी में। हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है? रेड कलर का पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 2। इसका एक पार्ट होता है हीम, दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। हीम कम होता है, ग्लोबिन ज्यादा होता है। ये 5%, ये 95%। अच्छा, हीम जो होता है ये पिगमेंटेड पार्ट है, और ये आयरन इसी में प्रेजेंट होता है। आयरन किस स्टेज में होता है? पूछा गया है क्वेश्चन। आयरन फेरस स्टेज में होता है, और कभी कुछ कारणों से ये फेरिक अवस्था में बदल जाता है तो काम नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन अपना काम करना बंद कर देगा। उस तरह के हीमोग्लोबिन को मैट हीमोग्लोबिन को कहते हैं। बताओ, अगर किसी हीमोग्लोबिन में Fe+3 यानी फेरिक फॉर्म आ जाए तो वो नॉन फंक्शनल होगा कि फंक्शनल? और उसे मैट हीमोग्लोबिन कहते हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन जरा सा बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो यानी Fe+3 स्टेज में अगर पहुंच जाए तो वो बेकार हो जाएगा हीमोग्लोबिन, उसे बोलते हैं मैट हीमोग्लोबिन। ऐसा अक्सर प्रदूषण में रहने की वजह से होता है, ऐसा अक्सर प्रदूषण में रहने की वजह से होता है। अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्लोबिन, ग्लोबिन क्वाटरनरी प्रोटीन है, मतलब एक से ज्यादा चेन की बनी होगी। कितनी चेनें हैं? चैन से बोलो। 4। हाँ, चैन से बोलो, कितनी चेन है? 4 चेन है, 2 अल्फा, 2 बीटा। क्लियर है ना? नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का शेप कैसा होता है? राउंडेड एंड बाई कॉन्केव। बाई कॉन्केव का मतलब होता है उभय अवतल, राइट। रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन में 5% हीम होता है और 95% ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन क्वाटरनरी प्रोटीन का बना होता है। ये जो क्वाटरनरी प्रोटीन है इसमें 4 चेन होती है, जिसको 2 अल्फा 2 बीटा कहते हैं। 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। ठीक है, एक फिगर है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूं, इसकी कल्पना आप कर सकते हो कैसा दिखता है।
चलिए अभी मिल नहीं रहा है, रुक जाइए। इधर देखिए, हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं। कितने हीम ग्रुप होते हैं? इसकी संख्या होती है 4, और 4 ही आयरन भी होंगे। बोलो, हर हीम के पास क्या होता है? तो एक एक इधर मान लो, ये एक इधर मान लीजिए, ये एक इधर मान लीजिए, ये एक इधर मान लीजिए, ये, और ये चारों चेन है। कौन सी चेन? 2 अल्फा 2 बीटा, और ये हीम ग्रुप है। ठीक है, हीम ग्रुप की खासियत क्या होती है? ये रेस्पिरेटरी गैसेस को बांध लेती है। ये कौन सी ग्रुप है? हीम ग्रुप। हीम ग्रुप की खासियत क्या होती है? ये रेस्पिरेटरी गैसेस को बाइंड कर सकती है। रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे O2 और CO2 को बाइंड कर सकती है। ठीक है ना? जब ये O2 को बाइंड करेगी, जब ये O2 को बाइंड करेगी, किसको बाइंड कर सकती है? रेस्पिरेटरी गैसेस को। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती हैं? O2 और CO2। तो एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम ग्रुप हैं? 4। हीम ग्रुप में कितने? हर एक ही हीम ग्रुप में एक आयरन है, तो टोटल आयरन कितने हैं? 4। और टोटल चेन कितनी है प्रोटीन की? 4। 2 अल्फा 2 बीटा। एक कल्पना हो गई ना लगभग। अच्छा, हीम ग्रुप का काम होता है रेस्पिरेटरी गैस को बाइंड कर सकती है। ये रेस्पिरेटरी गैस को बाइंड कर सकती है, मतलब 2 गैसेस को ये बांध सकती है। देखो आगे बढ़े। जब हीमोग्लोबिन जब बाइंड, सुनिएगा, हीमोग्लोबिन जब O2 को बाइंड करता है, जब O2 को बाइंड करता है, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो रेड कलर का होता है, रेड कलर्ड। ठीक है। अच्छा, कैसे बांधेगा? हीमोग्लोबिन ये रहा, एक ऑक्सीजन को लिया और लूज और रिवर्सिबल बांधता है। देखो कैसा बांधता है, लूज एंड रिवर्सिबल बाइंडिंग करेगा। ध्यान देना, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये बना लेगा HbO2। ठीक है, फिर इसी तरह एक और मॉलिक्यूल को बांध लेगा, HbO2 एक और मॉलिक्यूल को बांध लेगा। तो धीरे धीरे मैं एक ही उसमें बता दूं, 4 मॉलिक्यूल को मैक्सिमम बांध डालेगा। तो एक हीमोग्लोबिन से कितने मैक्सिमम मॉलिक्यूल बने होते हैं? यानी एक हीमोग्लोबिन से कितने मैक्सिमम मॉलिक्यूल बनते हैं? ठीक है ना? यानी मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स को, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। बाइंड कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 और O2 मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। ठीक है ना? और बाइंडिंग कैसी होगी? लूज एंड रिवर्सिबल बाइंडिंग, लूज एंड रिवर्सिबल बाइंडिंग। देखो रिवर्सिबल का सिंबल भी लगाया है। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को बांध सकता है? बैलेंस कर दे रिएक्शन, तो ऐसे Hb4O2 इक्वल टू HbO2 का होल 4। रिएक्शन हो गई बैलेंस। अच्छा जरा सोचो, ये हीमोग्लोबिन है, ऐसे कल्पना करो, और इधर O2 बन गई, इधर O2 बन गया, इधर O2 बन गया, इधर भी O2 बन गया। अच्छा, जब एक O2 बना था तो बताओ ये कितने % सैचुरेट हुआ? सैचुरेट होने का मतलब, अगर इसको हम 100% से स्टार्ट करें तो बताओ एक O2 बना, कितना % सैचुरेशन? 25%। 2 O2 बन गए, 50%। 3 O2 बन गए, 75%। अच्छा, 4 O2 बन गए, चार एक और बन गया तो 100%।
मतलब हम कह सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन चारों O2 को बांध लेता है तो ये 100% सैचुरेटेड हो जाता है। 100% सैचुरेटेड हो गया। 100% सैचुरेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि चारों O2 बन गए। राइट। चलो एक बात और सुन लो। इतनी बातें क्लियर हो गई। 100% सैचुरेट हो गया है। जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व निकालेंगे तो कैसा आएगा? उसके पहले एक और डिस्कशन कर लें। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंधना, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंधना, ऑक्सीजन से बाइंडिंग होना, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड होना 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये वही 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो शुरुआत में डिस्कस किए थे। डिपेंड करता है 4 फैक्टर, वो वाले मैं याद दिला दे रहा हूं। PO2, PCO2, H+ आयन और टेम्परेचर। इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंधना कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? मेनली 4 पर, और भी होते हैं पर मेनली 4। मेनली 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अभी हमने याद दिलाया था शुरुआत में ही। कौन कौन से 4 फैक्टर? PO2, PCO2, H+ आयन और जल्दी बोलो, टेम्परेचर, तापमान। क्वेश्चन सुनते जाइए। हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में होता है? हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कहां पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। आरबीसी का शेप कैसा होता है? राउंडेड और बाई कॉन्केव। हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बांधेगा? 4। और जब चारों ऑक्सीजन बांध लेगा तो हम क्या बोलेंगे? 100% सैचुरेट हो गया है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड होना कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? पर कैसे करता है? अब बात कर रहे हैं कैसे करता है। डिपेंड तो करता है, पर कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? 4। अब कैसे करता है इस पे डिस्कशन होगा। लिख लिया? हीमोग्लोबिन लूज और रिवर्सिबल बाइंडिंग करता है। मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बांधता है। जब चारों को बांध लेगा तो इसी का नाम पड़ जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही क्या है? दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाम भी लिख लेना, बता तो दिया था। ये देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, पर इसी को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब चारों को बांध लेगा तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है उसका नाम क्या पड़ेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो मैंने बोला था ना, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध लेता है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड कलर का। इसीलिए आपका जो ब्लड दिखाई पड़ता है वो लाल कलर का दिखाई पड़ता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाल कलर का दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फार्मूला बता रहा हूं। वैसे तो बायो में फार्मूले नहीं होते, लेकिन मेरे पास होते हैं। कुछ फार्मूला बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंधना प्राइमरी या प्राइमरी रूप से PO2 पर डिपेंड करता है। ये बात मैं इतनी हाईलाइट करके क्यों बोल रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिपेंड करता है, ठीक है। कह सकता हूं कि PO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग। कोई डाउट? ऐसा नहीं है कि बाकी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। अब ऐसा नहीं कि बाकी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। अब हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग या बंधना
अदर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। अदर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, पर ये इंटरफियर मैनर में काम करता है। इंटरफियर मैनर में, इंटरफेयर, इंटरफेयर मैनर में वर्क करता है। इसका क्या मतलब है, अभी लिख रहा हूं, रुक जाओ। इसका ये मतलब है, सिर्फ इसका ये मतलब है PCO2, ठीक है, या H+ आयन, या टेम्परेचर की अगर हम बात करें, चार फैक्टर में से एक फैक्टर पर कैसा डिपेंड कर रहा है? एक फैक्टर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि इनडायरेक्टली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जबकि इन फैक्टर पर पता है कैसे डिपेंड करेगा? इन फैक्टर पर मैंने लिखा था ना इंटरफेरेंस, इंटरफेयर, इंटरफेयर, एक मिनट, इंटरफेयर, इंटरफेयर मतलब बाधा डालना, हस्तक्षेप करना, मतलब डायरेक्टली की इनवर्सली, डायरेक्टली की इनवर्सली, इनवर्सली, यानी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, बाइंडिंग। तो ये हमारे पास चार चार इक्वेशन आ गई। सर दो ही बताइए, अरे अलग अलग देखोगे तो ये चार है, नहीं है चार? मतलब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं चार लिख देता हूं, एक बार सुन लेना। PO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जबकि PCO2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना? वो H+ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलो सही है? टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलो सही है कि नहीं है? हमने एक साथ लिख दिया है। चार फैक्टर है, चारों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हाँ, चार फैक्टर हैं, चारों फैक्टर में से कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? PO2। और बाकी के फैक्टर कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हीमोग्लोबिन के बंधने के लिए बाकी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है? चार फैक्टर पर, जिसमें से एक प्राइमरी फैक्टर है। कौन सा फैक्टर प्राइमरी है? PO2। बाकी फैक्टर कैसे हैं? बाकी सारे सेकेंडरी हैं। अच्छा, प्राइमरी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? और बाकी के फैक्टर, हाँ आओ इसी नियम को अप्लाई करें, इसी नियम को अप्लाई कर लेते हैं। हो गया क्लियर? यानी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग प्राइमरी रूप से किस पर निर्भर करती है? PO2 पर। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि इनवर्सली? जबकि बाकी फैक्टर, जो तीन फैक्टर बचे, उस पर भी बाइंडिंग डिपेंड करती है, लेकिन कैसे, किस मैनर में डिपेंड करती है? इंटरफियर मैनर में। इंटरफियर का मतलब बाधा डालना, ठीक है ना? इंटरफेयर करना, कहते नहीं काम में इंटरफेयर मत करो। तो ये चारों फैक्टर बाधा डालते हैं। बाधा डालते हैं मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली? डायरेक्टली की इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है यहां तक? आइए नेक्स्ट, अगले पेज पे चलते हैं। अब जरा बताओ, वापस जहां से चले थे वहीं पहुंच जाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। कहां से चले थे? चले थे यहां से। चार फैक्टर थे, चार फैक्टर में ये यहां पे ज्यादा है। एल्विलाई में सिचुएशन क्या दिख रही है, एक बार वापस देखो। एल्विलाई में को क्या चीज ज्यादा है और बाकी चीजें कम है। आइए वहां वापस चलते हैं और यहां पे लिख लेते हैं। एल्विलाई में क्या है? एल्विलाई में PO2 हाई है ना? PCO2 सर लो है, H+ आयन भी लो है,
टेम्परेचर भी लो है, तो जरा देखना, ध्यान देना, इसका रिजल्ट क्या होगा, जरा फार्मूला अप्लाई करो। रुको, इधर अप्लाई करते हैं। ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग बढ़ गई। अच्छा बताओ, अगर PO2 ज्यादा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग बढ़ गई। जरा ये देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम सीधे फार्मूला लिख के बताएं आप। इधर देखो, अगर ये चीज ज्यादा है, अगर PO2 ज्यादा है एल्विलाई में, तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन की बाइंडिंग ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। चलो निष्कर्ष निकला। फिर बैक चलते हैं। कह रहा है PCO2 कम है, अगर PCO2 कम तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की बाइंडिंग और ज्यादा हो जाएगी। भाई एक फैक्टर ने अपना काम कर दिया, इसने थोड़ी ज्यादा करी, इसने और ज्यादा कर दी, अब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन की तरफ बाइंडिंग और ज्यादा हो गई। जरा बताओ, H+ आयन भी कम था, तो H+ आयन ने हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की बाइंडिंग और ज्यादा कर दी। अच्छा, टेम्परेचर कम था, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग और ज्यादा हो गई। बताओ क्लियर है कि नहीं है? तो हम क्या क्या लिख दें? इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट सर ये आया कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ा है कि घटा है? अट्रैक्शन बढ़ गया, ऊपर एरो का मतलब बढ़ गया, ठीक है ना। इसलिए एल्विलाई साइट पर इसलिए एल्विलर साइट पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बना लेगा? अरे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा कि टूट जाएगा? जुड़ जाएगा ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रैकेट में याद दिला दूं, HbO2 का होल 4, है ना, बना लेगा। बोलो क्लियर है? देखो ठीक है ना, ये क्लियर है ना। यानी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। इस प्रभाव को हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन बताना चाहूंगा। इस प्रभाव को, दिस इफेक्ट इज नोन स्टडीड बाय बोहर। किसने स्टडी किया? नहीं, एक मिनट। इस प्रभाव को हेल्डन ने स्टडी किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेल्डेन्स इफेक्ट। क्या नाम पड़ गया? हेल्डन इफेक्ट। बताओ एल्विलाई में कौन सा इफेक्ट हुआ? हेल्डन इफेक्ट क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाना। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाना। क्यों बढ़ा? फार्मूला लगाया सर हमने। अच्छा रुक जाओ, लिखना बंद करो, लिखना नहीं है अभी, समझना है सिर्फ, लिखने का टाइम दूंगा। इधर आओ, इधर कौन सी साइड थी? टिश्यू। इधर कौन सी साइड थी? सर टिश्यू साइड थी। टिश्यू साइड में सिचुएशन क्या थी? PO2 लेस, लो लिख दो, लो, PO2 लो, PCO2 हाई। ये बताओ, H+ आयन हाई थी, टेम्परेचर भी हाई। इसलिए इसका परिणाम क्या होगा? जस्ट उल्टा सर, जस्ट उल्टा क्या होगा? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाएगा। देखो बिल्कुल सेम, कहीं टेंशन नहीं लेने का, टेंशन क्या करने का? देने का, है ना। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन घट गया। देखो उल्टा एरो कर दिया, ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ गया और घट गया, ठीक है। इसलिए टिश्यू साइट पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbO2 का होल 4 क्या होने लगा? जुड़कर नहीं, टूटकर वहां जुड़ रहा था, यहां टूटेगा, यानी टूटकर ऑक्सीजन क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। वहां ऑक्सीजन बांध लिया था, यहां पे ऑक्सीजन छोड़ देगा, ठीक है ना। और इस प्रभाव को हमारे बोहर अंकल ने स्टडी किया था। किसने?
हाँ, बोहर अंकल ने किया था। बोहर्स इफेक्ट, इसका नाम है बोहर्स इफेक्ट, इसका नाम है बोहर्स इफेक्ट। हाँ, नहीं नहीं, ये अलग है। तो देखो, एल्विलाई जो है, एल्विलाई में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के अट्रैक्शन बढ़ता है कि घटता है? अच्छा, इसमें हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के अट्रैक्शन बढ़ता है कि घटता है? अगर हम इसका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा सर। ये इधर है PO2, इधर है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। शॉर्ट में लिख रहे हैं, अभी पूरे डिटेल में बताएंगे। एक तरफ है, अरे ये अभी डिटेल में बताते हैं, रुको, रुक जाओ। लेकिन इतना जान लो, इसमें जो कर्व है, इसमें कर्व जो है ना आपका, पहले मान लो ऐसा था, तो अब कर्व आपका लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट हैंड पे आपका कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ये बताओ, अगर कोई कर्व, अगर ओडीसी, ओडीसी मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ओडीसी मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अगर लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एलएचएस की ओर जा रहा है, पहले ऐसा था अब इधर चला गया, समझ जाना ये किस जगह की बात चल रही है। और ये समझ जाना, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन घट रहा है कि बढ़ रहा है? अगर कर्व लेफ्ट हैंड में गया तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। सही है? और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? हेल्डेंस इफेक्ट। एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया, दिया सब कुछ है, नाम नहीं दिया, बस नाम देने से और क्लियर हो गया। ठीक है, यहां जरा चलो, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां उल्टा होगा। उल्टा होगा तो यहां जब हम लोग ओडीसी जब प्लॉट करेंगे, तो यहां पे ओरिजिनल कर्व ऐसा था, तो ओरिजिनल कर्व ऐसा था, अब ये कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा? ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा आरएचएस साइड, इधर शिफ्ट हो गया, यानी ये कर्व शिफ्ट हो गया आरएचएस साइड, इधर आ गया। अच्छा, और ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। बताओ, वो हेल्डन इफेक्ट में, हेल्डन इफेक्ट में कर्व किधर शिफ्ट हो जाता है? बोहर इफेक्ट में कर्व किधर शिफ्ट हो जाता है? अच्छा, ये इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? एल्विलाई में। ये इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? अच्छा, ट्रिक भी बता दें। बड़े ताऊ लंबे हैं, बड़े ताऊ लंबे हैं, बड़े से बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट कहां देखने मिलेगा? सर टिश्यू में देखने को मिलेगा। लंबे मतलब लंग्स में कौन सा इफेक्ट मिलेगा? लंग्स में हेल्डन इफेक्ट मिलेगा। बोलो सही है? बोलो सही है? क्लियर है? अब बोलोगे नहीं? कंफर्म है ना? तो बड़े ताऊ लंबे हैं। नोट डाउन। देखो, एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? छापो जल्दी। अब समझ रहे हैं वहां हीमोग्लोबिन क्यों जुड़ा और वहां हीमोग्लोबिन क्यों टूटा? समझ में आई कुछ बात? फार्मूले से, हमारे मन से नहीं, फार्मूले से टूटा या जुड़ा। हाँ, हाँ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अरे अभी बनाएंगे, खाली अभी लिख दिया है, खाली शिफ्टिंग बताई, अभी पूरा बताए कहाँ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। बड़े ताऊ कैसे मेरे? लंबे हैं। तो बड़े का मतलब बोअर इफेक्ट, ताऊ का मतलब टिश्यू में होता है, और लंबे मतलब लंग्स में, और एच से हेल्डन इफेक्ट। और ओडीसी का मतलब होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आप शॉर्ट में ही लिखो, मैं अभी लिखवा रहा हूं ना ओडीसी क्या होता है, मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं। बड़े ताऊ लंबे हैं।
हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बढ़ना क्या कहलाता है? हेल्डेन इफेक्ट। ऐसा कहां होता है? एल्विलाई में। जबकि इसका जस्ट उल्टा, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन घटना कहां देखने को मिलता है? टिश्यू में। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? बोअर्स इफेक्ट कहते हैं। आप ट्रिक नीचे भी लिख सकते हो, मेरी तरह जबरदस्ती बीच में डालो। मेरे पास तो जुगाड़ होता है, हम तो हटा लेंगे, डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? जगह हो तभी यूज करिएगा, जबरदस्ती खिचड़ी मत पका दीजिएगा। जगह है दिल में, है। तो बिल्कुल उल्टी सिचुएशन है ना? एल्विलाई का जस्ट उल्टा सिचुएशन अपने को कहां देखने को मिल रहा है? टिश्यू में देखने को मिल रहा है। अभी नहीं करना है, वो सब सिलेबस में नहीं है तो बहुत कुछ कह रहे ना। एक चैप्टर अगर मैं आपको पढ़ाने लगूं रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, तो मैं तीन नहीं महीने ज्यादा हो जाएगा, 2 महीने लगातार डेली 1.5 घंटे पढ़ा सकता हूँ डेली। इतना कुछ है अभी उसमें माल, लेकिन नहीं, आपको सेलेक्ट होने के लिए पढ़ना है और सिर्फ एनसीईआरटी की पॉइंट को समझना है। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बस नाम नहीं लिखा था मैंने, नाम लिख दिया बस। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना। डबल बोअर इफेक्ट भी होता है, डबल हेल्डेन इफेक्ट भी होता है। वो कब होता है? जब प्रेगनेंसी की बात करें, जब मदर प्रेग्नेंट हो तो एक बार बच्चे में बोअर इफेक्ट होगा, एक बार मम्मी में, एक बार मम्मी में हेल्डेन इफेक्ट होगा, एक बार बच्चे में। क्यों? दो जगह पे साथ चल रही है ना, तो वो क्यों हम जबरदस्ती लपड़े में क्यों प्रेग्नेंट करें मदर को? जबरदस्ती पीले पड़े हो उसमें। हाँ, सिलेबस में नहीं, जबरदस्ती घुसे पड़े हो उसमें। सिर्फ एनसीईआरटी समझ लीजिए, ये बिल्कुल क्लियर है। रीनीट भी हुआ, आपने देखा, वो जो अभी ग्रेस वाला हुआ था, उसमें भी एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इससे इंडिकेशन है, इतना होने के बावजूद भी अगर बाहर से देना होता तो देती। इतनी इतनी सारी आफतों के बाद भी पेपर नीट से, एनसीईआरटी से ही बनाया गया, उसी से आएगा, ये तय है, चाहे कोई एजेंसी बनाए। हो गया फिनिश? बड़े ताऊ लंबे हैं कि छोटे हैं? हाँ, तो याद रखिएगा, बड़े ताऊ को एक साथ रखना, लंबे हैं को एक साथ रखना। बोअर्स इफेक्ट टिश्यू में होता है और लंग में होता है हेल्डेन इफेक्ट। अच्छा, लंग में ही तो एल्विलाई होती है, सही है ना? अब मैं आगे बढ़ूं, सबने लिख लिया? चलिए एक काम करते हैं। अच्छा, हम ये कह सकते हैं ना, कहें, देखो, हम ये कह सकते हैं ना कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ने यहां पकड़ा, कहां पकड़ा? एल्विलर साइट पर। कहां पकड़ा? और ब्लड द्वारा ले जाकर कहां छोड़ दिया? कह सकते हैं ना? तो कहें? चलो कह देते हैं, आप इतना एम्फसाइज कर रहे हो तो कहेंगे, और ये नोट में लिखेंगे। वी कैन से hemoglobin binds oxygen at alveolar site. Hemoglobin binds oxygen at alveolar site and carry it via blood. कैसे लेके आया? टू द टिश्यू।
कहां तक लेके आया? टू द टिश्यू, वेयर वेयर ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज दियर ऑक्सीजन। बोलो, क्लियर है? रिलीज इट्स ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन को पकड़ा गया कहां पे? एल्विलर साइट में, और फिर ब्लड द्वारा लाया गया कहां तक? टिश्यू में, जहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। अच्छा, कितना ऑक्सीजन रिलीज किया? कितना ऑक्सीजन रिलीज किया? तो मैं आपको बताऊंगा, जितना भी लाया ना, जितना भी लाया, जैसे यहां से मान लिया 100% लाया, तो यहां कितना रिलीज किया? उसका 1/4, यानी 1/4 ऑफ 100 बराबर 25% रिलीज कर दिया। 25% रिलीज किया, ध्यान देना, 25%। या अगर एमएल में पूछा जाए, 5 ml, 5 ml। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी ने पूछा भी है। देखो, परसेंटेज एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बता दिया। अगर 100% ब्लड लाता, 100% अगर ऑक्सीजन लाता ब्लड द्वारा, तो कितनी ऑक्सीजन यहां पे रिलीज कर दी जाती है? 1/4। 1/4, 100 का 1/4 कितना होता है? 25%। अच्छा, और अगर एमएल वाइज बोले ना, तो ये 20 ml लाता है, 20 ml लाता है। तो 20 ml, देखो 100% है 20 ml के बराबर, तो बताओ 25% कितने? 5 ml के बराबर होगा। सही है, तो 5 ml ही रिलीज किया उसने, हाँ, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर अगर जरूरत है तो 10 ml भी रिलीज कर देगा, तो 50% हो गया। और जरूरत है 75 है, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या। ये नॉर्मल कंडीशन है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल परिस्थितियां हैं तब। बताओ, हमारा जो ब्लड है वो कितने ml ऑक्सीजन लेके चला था? 20 ml। यानी अगर हम उसको 100% मान लें, तो यहां आने के बाद उसका कितना परसेंट रिलीज कर दिया? 25%। पूछा है 25%, लेकिन एमएल वाइज बताओ। 5 ml। कंफर्म है? क्लियर है? एक एक बात है क्लियर। आइए एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग करें। हाँ, शब्दों में ही तो खेल है, शब्द बायोलॉजी तो शब्दों का ही खेल है पूरा, है ना? शब्दों के जाल में तो उलझ जाते हैं, है ना? तो वी कैन से hemoglobin binds oxygen at alveolar site and carry it via blood to the tissue where oxyhemoglobin release its oxygen। और कितना ऑक्सीजन रिलीज करेगी? 100% का 1/4, मतलब 25%। यानी 20 ml का 25% निकालो तो 5 ml आ जाएगा। ये कब की बात चल रही है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में। क्लियर है सारी बातें? आइए एनसीईआरटी की रीडिंग करें। लिख लिया सभी ने? ये देखो, हम यहां पे थे। हीमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, कोई डाउट? कहां पाया गया था? O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। मैंने बताया था लूज एंड रिवर्सिबल, टाइट एंड रिवर्सिबल की लूज एंड रिवर्सिबल। ध्यान देना, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद अब क्या बना लेगा? जब जब जुड़ जाएगा क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड होता है, ब्राइट रेड, ब्राइट रेड। हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ले जाता है मैक्सिमम कितने को? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। अब तो नहीं आता, पर सीपीएमटी में आता था। सीपीएमटी में एक बार पूछ लिया गया था कितने एटम को ले जाता है। दिमाग में आइटम नहीं था, दिमाग में मॉलिक्यूल भरा था। बच्चे ने देखते ही 4, एटम कितने हुए? 8। तो जरा देख लेना, आइटम पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल, है ना? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इस प्राइमरी। बताओ, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से वो बंधना प्राइमरी रूप से किस पर डिपेंड कर रहा था? हाईलाइट करके लिखाया था इतने मोटे मोटे पेन से, है ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर
other factor which can interfere with this binding. मतलब कहने का तात्पर्य ये है PO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी के फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो PO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाकी सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही है ना? एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर हो गई कि नहीं हो गई? अरे आप भूलोगे भी नहीं। अच्छा, कर्व अभी मैंने बताया नहीं, इतना देखो जो मैं अभी आपको बता चुका। ये यहां पे आओ, यहां पे आओ, इन एल्विलाई आओ। एल्विलाई में क्या किया गया? एल्विलाई में क्या क्या सिचुएशन थी? PO2 हाई, बाकी चीजें लो लो लो, टेम्परेचर भी लो, H+ आयन भी लो और PCO2 भी लो। फिर देखो, द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी को बोला था H इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट। याद आया? हेल्डन इफेक्ट। कह रहे जबकि टिश्यू में चलते हैं, टिश्यू में PO2 क्या था? बाकी चीजें हाई हाई हाई, वहां लो 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 था, यहां हाई हाई हाई। अच्छा, यहां इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन पैदा हुई जिससे फेवर हुआ। क्या फेवर हुआ? टूटना की जुड़ना? टूटना, डिसोसिएशन मतलब टूटना, ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटेगा। अच्छा, टूट के क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। कहां से रिलीज करेगा? एक एक लाइन क्लियर हो गई? अगर अभी हम डायरेक्ट पढ़ा देते घंटा समझ में नहीं आता। पूरा कॉन्सेप्ट, एक भी लाइन नहीं छूटेगी। समझ आई बात? एनसीईआरटी गागर में सागर है भाई साहब। फिर आगे देखो, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 get bind to the hemoglobin in the lung surface, मैंने एल्विलाई बोल दिया था, लंग सरफेस एल्विलाई, and get dissociated at the tissue. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological condition. बोलो कितना रिलीज करता है? 5 ml। परसेंट में कितना हुआ? हाँ, क्लियर है? हो गया कवर? आइए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वो 100%, हाँ इसीलिए बोला था 100 ml ब्लड से। सुनो, ये कंफ्यूजन भी दूर कर दें, ये कंफ्यूजन भी दूर कर दें। सुन लेना मेरी बात। ये ध्यान देना, कंफ्यूजन हो रहा है तो ये सुनो। कितने ब्लड से? 100 ml ब्लड से। कितने उसमें थी ऑक्सीजन? 100 ml ब्लड में, ब्लड कितना था? 100 ml, उसमें ऑक्सीजन कितनी थी? उसका कितना परसेंट सप्लाई किया? 25%, यानी 5 ml। कोई कंफ्यूजन? ब्लड कितना? हर 100 ml में 20 ml थी। हर 100 ml में कितनी ml थी? 20 ml। 100 ml खून में 20 ml ऑक्सीजन घुलनशील थी। जब वो टिश्यू सरफेस पर पहुंची तो इसका केवल और केवल 5 ml दिया गया। मतलब कितना दिया गया? 25%। बोलो सही है? कोई कंफ्यूजन? ये क्या है? ये ब्लड है 100 ml, ये 20 ml क्या है सर? ऑक्सीजन। सर ये क्या है? ये वो ऑक्सीजन है जो दी गई, कहां पे दी गई? टिश्यू में, राइट। कोई डाउट? वो 100 ml भी टेप लेना। अब आइए ओडीसी बता दें जल्दी से। ओडीसी क्लियर है? हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसी को बोलते हैं हम लोग बार बार ओडीसी। ओडीसी समझ गया ना? क्या होता है ओडीसी? O से ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डी से डिसोसिएशन, सी से कर्व। ये कर्व कुछ ऐसा होता है, एक तरफ हम लिखते हैं परसेंटेज, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, PO2। जैसे यहां 0, यहां पे 10, यहां पे 20, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन mmHg, इन mmHg।
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एक्सेट्रा। यहां पे लिखते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं? PO2। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हम लोगों ने? PO2, वो भी किसमें? इन mmHg। इधर लेते हैं PO2 इन mmHg, PO2 इन mmHg, मिलीमीटर ऑफ Hg मतलब मरकरी, ये ब्रैकेट में पारा जो हाई है आजकल। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये देखो ये वाला कर्व है। एक तरफ क्या लिया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg। ये देखो 20, 30, 40, हमने 20, 30, 40 लिया, उन्होंने 20, 40, 60, 80 ऐसे ले लिया। और एक तरफ लिया परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, किसके साथ? विद ऑक्सीजन। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मतलब जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर, ये वाला कर्व कह रहा है PO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग, बोलो ये वाला है ना? इस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है ये। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, आपका कर्व ऐसा आता जाएगा, ऐसा आ जाएगा कर्व। हल्का सा ऐसा बनाना, देखना, हल्का सा ऐसे आके ऐसे थोड़ा ऊपर चला गया, अब ये ऐसा हो जाएगा। देखो सिग्माइड होता है, सिग्माइड, सिग्माइड होता है। ये कर्व कैसा आता है? ये कर्व आता है सिग्माइड। ओडीसी कैसा होता है? यहां लिख देते हैं सिग्माइड। ओडीसी कर्व कैसा होता है? सिग्माइड ना दिया हो तो एस शेप बोलते हैं, सिग्माइड ना दिया हो तो एस शेप। ये देखो सिग्मा के आकार का है। देखो जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो, देखो जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे इसका सैचुरेशन भी बढ़ेगा, इसका सैचुरेशन भी बढ़ेगा। ये 20% सैचुरेशन हो गया, 50% है, 60% है, इधर 80, इधर 100 ले लो, तो यहां देखो 100% सैचुरेट हो गया यार। ये देखो, है ना? जब चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो पीक पे पहुंच जाएगा। जैसे जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे सैचुरेशन जो है ना, वो बढ़ता जा रहा है। ये देखो बढ़ गया, ये देखिए बढ़ गया, ये देखिए बढ़ गया। जैसे जैसे आप ऑक्सी PO2 बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। यहां देखो 100% सैचुरेट हो गया है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 100% सैचुरेट हो चुका है ना? तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं PO2, वैसे वैसे ये ऐसा बढ़ रहा है, सिग्माइड आएगा। और ये कर्व पहले बता चुका हूं, या तो RHS जाएगा और या तो LHS जाएगा। अगर RHS गया तो कौन सा इफेक्ट? अगर LHS गया तो कौन सा इफेक्ट? अगर ये कर्व इधर जा रहा है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना? अच्छा, अगर ये कर्व इधर जा रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति अट्रैक्शन घट रहा है। बोलो क्लियर है?
हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का अट्रैक्शन लेफ्ट हैंड जाने पे बढ़ता था, बता चुका हूं, हेल्डन इफेक्ट। जबकि राइट हैंड जाने पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए अट्रैक्शन घटता है। इसी को बोलते हैं ओडीसी। शेप पूछा जाता है सीधे सीधे सिग्मॉइड या एस शेप। ये बहुत ज्यादा पूछ लिया जाएगा तो पूछा जाएगा एक्स एक्सिस पे क्या है, बताना PO2। बताइएगा वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन कितना परसेंट ऑक्सीजन से जुड़ा है। देखो अभी 100% जुड़ा रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा, जब चारों ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा। 50% ऑक्सीजन जुड़ेगी यहाँ पे दिखेगा, 25% ऑक्सीजन जुड़ेगी यहाँ पे दिखेगा, 75% जुड़ेगी करीब यहाँ दिखेगा। बोलो सही है? एक बार एक क्वेश्चन आया था, वो भी लगे हाथ बता देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पता है जब बच्चा पैदा नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फिटस। फिटस के अंदर ये वाला हीमोग्लोबिन होता है HbF, कौन सा होता है। और एडल्ट, हम लोग जो एडल्ट हैं, एडल्ट में ये वाला हीमोग्लोबिन होता है जो अभी पढ़े थे HbA, इसको एडल्ट का बोलते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें और इसका ग्राफ प्लॉट करें, दोनों का ग्राफ प्लॉट करें इसी के वर्सेस, तो कैसा आएगा, आएगा तो सिग्मॉइड। पर दोनों की तुलना अगर एक साथ करें तो देखो इसका ग्राफ आएगा ऐसा, इसका ग्राफ आएगा इधर की तरफ, क्या फर्क है, कौन सा ग्राफ LHS में जाएगा, फिटस का। किसका ग्राफ RHS पे जाएगा, एडल्ट वाला। तो याद रखना ये वाला ग्राफ हमेशा आता है LHS साइड, और ये वाला उसकी तुलना में आता है RHS, उसकी तुलना में, इसकी तुलना में ये राइट हैंड मिलेगा। अगर हम दोनों को एक में बनाए तो ये इधर आएगा, समझे। एक में बना दे, देखो अगर एक में बनाओ तो ऐसा, कैसे पहचानोगे कौन सा बच्चे का है और कौन सा मम्मी का है। तो देखो दो बना देते हैं इस पे कर्व, एक बना दिया ये वाला और एक बना दिया इधर वाला। अब बताओ, इसको एनसीईआरटी ने जब आया था तो ए दे दिया था, इसको बी दे दिया था। अब बताओ ए वाला किसका है, ये बच्चे का है, ए वाला है बच्चे का, यानी HbF वाला। अच्छा ये किसका है, ये मम्मी का है, मम्मी कौन, एडल्ट। तो याद रखना बच्चे का कर्व हमेशा LHS साइड आएगा और मम्मी का उसकी तुलना में RHS साइड आएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, PYQ था। यानी क्या कहते हो, बच्चे का हीमोग्लोबिन ज्यादा आकर्षित करेगा ऑक्सीजन को मम्मी की तुलना में। बोलो सही है, बच्चे का हीमोग्लोबिन ज्यादा तेजी से आकर्षित करेगा किसको, ऑक्सीजन को, किसकी तुलना में, मम्मी की तुलना में। कोई डाउट अब किसी को, एक एक चीज एनसीईआरटी की क्लियर हो गई, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। मम्मी और बच्चे में से, यानी फिटस और एडल्ट में से किसका LHS साइड आएगा, किसका RHS साइड आएगा। इस कर्व को देख के क्या फीलिंग हो रही है कि लग रहा है बच्चे का हीमोग्लोबिन O2 को ज्यादा बांध पा रहा है, किसकी तुलना से, मम्मी की तुलना से। मम्मी का राइट हैंड पे, इसका मतलब मम्मी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कम बांध पा रहा है। इससे फायदा है क्या, मम्मी से बच्चे को ऑक्सीजन आसानी से मिल जाएगी। कौन, अगर ऑक्सीजन दी जाए तो बच्चे को तेजी से मिलेगी, मम्मी को उससे कम मिलेगी। सही है कि नहीं है, और होना भी चाहिए, बच्चा मम्मी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है कि नहीं, क्योंकि उसका डेवलपमेंट हो रहा है। मम्मी तो डेवलप हो चुकी है, मम्मी तो डेवलप हो चुकी है, बच्चा तो अभी विकसित हो रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, विकास रुक जाएगा, जैसे देश का रुक गया है। चलो
ये बात क्लियर हो गई? फिनिश्ड। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये पूरा कर्व समझ आ गया? अच्छा, ये 2 लाइनें और पढ़ दे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एक सिग्मा शेप का कर्व मिलेगा जब आप परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन प्लॉट करोगे बट अगेंस्ट द PO2। दिस कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मैं बार बार बोल रहा था ODC। और ये कर्व बड़ा महत्वपूर्ण है स्टडी करने में। किन फैक्टर्स का? वो 4 फैक्टर्स का। 4 फैक्टर्स की स्टडी करने का। बोलो सही है? हाँ, वो बात मैंने पहले क्लियर कर दिया और ये स्टडी कर भी चुके, ये सब हो गया, यहां तक हो गया पूरा क्लियर, राइट। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हो गया था? ये वाला 100 ml oxygenated blood delivers following amount of 5 ml। सीधे ही सीधे था ये तो। ऑक्सीजन एंड CO2 आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड थ्रू RBC एंड, हाँ, क्योंकि RBC में ही तो हीमोग्लोबिन था। CO2 is transported as dissolve and capsules or as as carbonic acid, as carbaminohemoglobin, as carbaminohemoglobin। इसमें भी तो यही है। नहीं, डिजोल्व एंड कॉप्सल्स दोनों, ये ज्यादा सही है। क्यों? डिजोल्व में 70%, अरे वो सॉरी 7%। और जो बाई कार्बन आयन है ना, कल करोगे तो ये समझ में आएगा कि बाई कार्बन आयन भी प्लाज्मा के थ्रू ही जाते हैं। तो ये कॉप्सल्स मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। तो पहला ज्यादा बेटर है, पहला ज्यादा बेटर था। ये देखो, हाई PO2 है और बाकी चीजें लो है, तो क्या फेवर होगा? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो तुरंत हो गया। अच्छा फिर, हाँ पूछ रहे 70 के करीब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? वो होती है बाई कार्बोनेट आयन। ये अभी नहीं किया, ये अभी नहीं किया। आइए कुछ और भी है मेरे पास। ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑन एल्विलर सरफेस, सही है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहां बनेगा? एल्विलर सरफेस पर। ड्यूरिंग गैसेज एक्सचेंज द गैसेज डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट विद द हीमोग्लोबिन, गलत। अर्थवर्म रेस्पायर थ्रू पैरापोडिया, गलत। अर्थवर्म त्वचा द्वारा करता था, मॉइस्ट स्किन। तो ये गलत, ये गलत, यानी 1 एंड 2, यानी पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, ये फॉल्स और फॉल्स है ना। ये बताइए, बिसाइड्स RBC ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कैरी O2 इन सोल्यूशन, द परसेंटेज इज, हाँ बिल्कुल सही है। RBC के अलावा प्लाज्मा से कितना गया था? लगभग, मैंने 3 बोला था, इन्होंने अप्रोक्सीमेट ले लिया। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट RBC फॉर ह्यूमन? दे कैरी 20 to 25% CO2, सही है। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2, गलत हो गया। दे ट्रांसपोर्ट 80% ऑफ ऑक्सीजन ओनली एंड 20%, तो कौन सा सही हुआ? पहले ही सही हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू लंग्स मोस्टली, ज्यादातर कैसे जाता है?
70%। बोलो क्लियर है? सही है ना? CO2 पूछा था ना? हाँ। Bulk of oxygen diffuse from the plasma into the RBC where it joins loosely with Fe plus ion of hemoglobin to form bright red color hemoglobin. This process is known as oxygenation. Oxygenation, ऑक्सीजन का लोड होना, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन का निकल जाना, डीऑक्सीजनेशन। 4। और अगर एटम बोल देते तो 8। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड। अच्छा, इस कर्व में बी क्या शो कर रहा है, ए क्या शो कर रहा है? तो ए है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और बी क्या है? बी रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ। गलत। तो कौन सा सही हुआ? पूछा क्या है? गलत पूछा है, सही पूछा है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ये हो गया थर्ड वाला। देखो, दिस कर्व इज ओडीसी, सही है। द पार्ट ऑफ ए यानी ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, जबकि बी मतलब ये PO2 था सर, यहाँ PCO2 लिखा है, गलत हो गया। चौथा देख लो, दिस कर्व इज हाईली यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर फैक्टर याद है ना? PO2, PCO2, H प्लस आयन, टेम्परेचर। बोलो क्लियर है? कहां लिखा है PCO2? कहां पे बाइंडिंग ऑफ CO2? This curve is very useful in study of factor like this, etc. on the binding of CO2। क्यों? CO2 भी तो बाइंड कर सकता है। अरे O2 भी बाइंड करता है तो CO2 भी तो करेगा, ये कल पता चलेगा। तो अब आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। नहीं, ग्राफ बना दिए, क्वेश्चन बनाया होगा उन्होंने। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व किधर हो जाए, कैसा हो जाएगा? टेम्परेचर घटेगा तो टेम्परेचर घट कहां रहता है? एल्विलाई में। टेम्परेचर कम तो बताओ लेफ्ट जाएगा, और लेफ्ट जाएगा तो सुनो, अरे सुनो, लेफ्ट जाएगा तो ऐसा ये कर्व, एक मिनट, ऐसा था, ऐसा था, अब थोड़ा लेफ्ट चला जाएगा, तो लेफ्ट जाने पर ऐसा नहीं कि स्ट्रेट हो जाएगा, तो मोर स्टीपर, ढलान बढ़ गई, ढलान बढ़ गई। मोर स्टीपर मतलब ढलान का बढ़ना। पहले ढलान ज्यादा थी कि अब ढलान ज्यादा है? ये देखो, इसकी ढलान ज्यादा है, इसकी ढलान ज्यादा है, किसकी ढलान ज्यादा है? ए की, बी की, कि सी की? हाँ, तो कह रहा है इधर से इधर चला गया, चला गया तो ढलान बढ़ी, ढलान बढ़ी तो मोर स्टीपर बोलते हैं, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है ना? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल? Which of following is not favorable the formation of oxyhemoglobin? ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को कौन फेवर नहीं करेगा? ये नहीं करेगा, याद करो। मैंने बोला था ये ज्यादा होना चाहिए, बाकी चीजें कम, तो ये कहां से ज्यादा हो गया? गलत हो गया ना? तो देखो, ऑक्सीजन वाले सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्लियर है? कल कुछ और करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही।